हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है बच्चे डाल्टन्स लॉ। ठीक है, डाल्टन्स लॉ में दो गैसेस को लिया गया। ठीक है, दो जो गैसेस हैं उनका प्रेशर अलग अलग से देखा गया। तो जब उनको मिक्स करेंगे तो जो टोटल प्रेशर आएगा दोनों के ऐड सम के इक्वल आएगा। ठीक है, जैसे ये एक्सपेरिमेंट है छोटा सा। यहाँ पे इन्वर्टेड ट्यूब ली गई है, एक ट्यूब में सिर्फ ए गैस फिल हुई है। ठीक है, तो जितनी उसकी हाइट होगी यहाँ पे, जैसे मान लो ये ए गैस की इतनी हाइट है, तो जो प्रेशर एग्जर्ट हुआ है वो किसके इक्वल होगा, H1 की। मतलब जितनी हाइट उसकी एक्सटेंड हुई है वही उसका क्या होगा, प्रेशर। सेकंड में बी गैस फिल कर रखी है। ठीक है, वही है सेम, जितनी उसकी हाइट होगी वो उसका क्या होगा, प्रेशर। अब थर्ड में दोनों गैसेस को मिक्स किया है। ठीक है, दोनों गैसेस को मिक्स किया है तो जो हाइट है H3 वो किसके इक्वल आएगी, हाइट 1 और हाइट 2 के, है ना। तो H3 किसके इक्वल है, H1 + H2। तो यही है कि जो टोटल प्रेशर है, मतलब अगर दो गैसेज हैं एक ट्यूब में तो दोनों गैसेज जो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं वो दोनों का सम होगा। ठीक है, वही है यहाँ पे। अब प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब ये इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने अभी पढ़ी थी पिछली लेक्चर में, PV = nRT, उस फॉर्म में हमने लिखना है। अब दो गैसेज ली गई हैं तो एक इक्वेशन ए की फॉर्म में PAV NaRT, दूसरी बी की फॉर्म में PVV NVRT। तो ये इक्वेशन 1 होगी। अब सेकंड, अब टोटल प्रेशर हमने कैसे निकालना है, P टोटल PA + PB। अब PA कहाँ से आएगा बच्चे, इसी इक्वेशन से PA आएगा। ये PA है, ठीक है, इसको अलग निकाल देंगे। NA, अब V कहाँ चला जाएगा, NA के नीचे RT। ऐसे ही PV में भी ये V किसके नीचे चला जाएगा, NB के RD। तो PA और PB की दोनों की वैल्यूज़ यहीं से निकलेंगी। तो ये देखो PA की वैल्यू क्या है, NA/V RT। PB की क्या है, NV/V RT। अब यहाँ से NA ये और NB, ठीक है, ये RT मतलब RT/V दोनों में कॉमन है, इसको अब बाहर निकाल दिया, NA + NB बच गया। तो ये इक्वेशन होगी 2। अब डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 क्या थी, वो PA वाली, और ये इक्वेशन 2 है। अब जब दोनों को डिवाइड में लेंगे, ठीक है, तो डिवाइड में PA की वैल्यू क्या थी, ये देखो NA/V RT। ठीक है, PA की फिल कर दी। इसको डिवाइड करेंगे P टोटल से। P टोटल कितना है, NA + NB RT/V। अब RT/V दोनों में कॉमन है तो ये तो कट ही जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो क्या बचा, NA/NA + NB। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन का, क्योंकि A गैस ली है तो यहाँ पे XA। अब PB भी सेम ऐसे ही आएगा। ठीक है, NB आएगा, बस वहाँ पे A की जगह पे क्या आ जाएगा, B। तो ये मोल फ्रैक्शन किसका है, XB का। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। इसकी क्या एप्लीकेशन है डाल्टन्स लॉ की, इसको हम ड्राई गैस का जो प्रेशर है वो फाइंड आउट करने के लिए इसको ये एप्लीकेबल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिया, एक टब ली है। ठीक है, इसमें एक इन्वर्टेड ट्यूब, ठीक है, इसको उल्टी करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे इसमें से देखो बच्चे वेपर्स जा रही हैं। आपको पता है कि इसमें ऑक्सीजन है, गैस ऑक्सीजन तो है ही है, प्लस यहाँ पे जो ये वाटर के वेपर्स भी हैं। तो यहाँ से जब ऑक्सीजन गैस इकट्ठी करते हैं, ठीक है, यहाँ से क्योंकि ऑक्सीजन का वेट हल्का होता है तो ये ऊपर ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑक्सीजन गैस को कलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हमें टोटल प्रेशर पता करना है तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल आएगा, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट है। तो दोनों का जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन का और वाटर वेपर्स का। अब P टोटल मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, इसको हम P टोटल को एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल देंगे यहाँ पे, वो किसके इक्वल है, PO2 + H2O। अब PO2 मतलब हमने ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है प्रेशर, तो ऑक्सीजन को बाहर ले लेंगे तो ये एटमॉस्फेयर माइनस वाटर आ गया, है ना। तो अब ये जो वाटर है, वाटर की वजह से जो प्रेशर है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। तो जो ऑक्सीजन का प्रेशर हमने कैसे फाइंड आउट करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से जो एक्वस टेंशन है उसको माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का प्रेशर। तो ऐसे ही जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर हम फाइंड आउट करने के लिए डाल्टन्स लॉ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है, ऑल गैसेस
आर मेड अप ऑफ स्मॉल लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मतलब जो गैसेज हैं वो भी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनी हुई हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। उसके बाद मॉलिक्यूल्स आर सेपरेट। अब मैंने बताया था कि सॉलिड में तो ये मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं और गैसेज में थोड़ा और ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय लार्ज डिस्टेंसेस, देयरफॉर द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर। अब देखो ये जैसे एक रूम है ना, रूम में ये मॉलिक्यूल्स पड़े हैं बहुत एक दूसरे से दूर, तो ये टोटल जो गैस है इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, तो इसमें जो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है उसको तो पता ही नहीं लगेगा, बहुत स्मॉल है वो और एक दूसरे से बहुत दूर दूर पड़े हैं, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे बोला है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। थर्ड है द मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली कोलाइडिंग विद वन अदर। अब ये क्योंकि एक दूसरे से काफ़ी स्पेस है इनके बीच में, तो ये क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और जिस कंटेनर में इनको रखा गया है तो आपस में स्ट्राइक करते हैं और दूसरा उसकी वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं। उसके बाद है मॉलिक्यूलर कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। अब जो ये कोलिजन्स होती हैं ये परफेक्टली इलास्टिक होती हैं, ठीक है। फिफ्थ है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, क्योंकि बहुत दूर दूर है पार्टिकल्स तो जो फोर्स होगी वो नेग्लिजिबल ही होगी। उसके बाद है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ड्यू टू द रैंडम कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड द वॉल्स। अब जो प्रेशर क्रिएट होगा वो किसकी वजह से होगा, जो उनमें आपस में कोलिजन हो रही है, जो वॉल कंटेनर की वॉल से उनकी कोलिजन हो रही है उसी की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा। सेवन्थ है काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जितना हम हीट करेंगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, मूवमेंट की वजह से। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट घूमेंगे, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, नेक्स्ट फिर करेंगे। थैंक यू सो मच।